प्राचीन भारत की पिछली कड़ी में हमने आपको बताया था भारत में हुए ईरानी और यूनानी आक्रमणों के बारे में। भारत में हुए विदेशी आक्रमण से एक बात साफ हो गई थी, भले ही मगध जैसा विशाल साम्राज्य भारत के केंद्र में हो, लेकिन सीमाई इलाकों को सुरक्षित करना बेहद जरूरी है। मगध साम्राज्य के उदय और विदेशी हमलावरों पर एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज के एपिसोड में हम जानेंगे मगध के मौर्य राजवंश के बारे में, जिसने भारत में केंद्रीय सत्ता का आगाज किया। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही देश और दुनिया के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाने के अलावा हमें थोड़ा प्रोत्साहित करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसके अलावा बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सिकंदर नाम का तूफान भारत की सीमाओं में दाखिल हो चुका था और एक बड़े हिस्से को जीत चुका था। मगध पर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नंदवंश के राजा घनानंद का शासन था। घनानंद को सचेत करने के लिए तक्षशिला विश्वविद्यालय के एक आचार्य विष्णुगुप्त, जिन्हें कौटिल्य और चाणक्य भी कहा जाता है, वो मगध पहुंचे। लेकिन घनानंद ने भरे दरबार में चाणक्य का अपमान किया, जिसके बाद चाणक्य ने नंदवंश की समाप्ति की शपथ ली। भारत के एकीकरण और मौर्य वंश की स्थापना का श्रेय आचार्य चाणक्य को ही जाता है, जिनकी नीतियों पर अमल करते हुए एक आम इंसान चंद्रगुप्त मौर्य मगध सम्राट घनानंद को पराजित कर 322 ईसा पूर्व में मगध के सिंहासन पर बैठे। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जैन और बौद्ध धर्म में कहा गया है कि वो क्षत्रिय थे, जबकि पुराण और दूसरे साहित्यिक स्रोत उनका जन्म शूद्र वर्ण में मानते हैं। मगध पर अधिकार के बाद चंद्रगुप्त का 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ। इस युद्ध में जीत के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य काबुल से लेकर कांधार तक पहुंच गया और संधि के तहत सेल्यूकस की बेटी हेलेना से चंद्रगुप्त का विवाह हुआ। साथ ही मेगास्थनीज को यूनानी राजदूत के तौर पर चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी के विलियम जोन्स ने बताया कि यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को एंडोक्रोटस और कहीं कहीं सैंडोक्रोटस भी कहा गया है। एक और विद्वान जस्टिन प्लूटार्क के अनुसार 6 लाख सेना के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग पूरे भारत पर अधिकार कर लिया था। लेकिन बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का सत्ता से मोह भंग हो गया और अपने पुत्र बिंदुसार को गद्दी पर बैठाकर वो भद्रबाहु के सानिध्य में जैन धर्म अपना लेते हैं। 298 ईसा पूर्व में वो भद्रबाहु के साथ दक्षिण में श्रवणबेलगोला चले जाते हैं, जहां संलेखन विधि, जिसमें कठोर उपवास होता है, उसके जरिए प्राण त्याग देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद 298 ईसा पूर्व यानी बीसी में बिंदुसार राजा बना, जिसे सिंहसेन और अमित्रघात भी कहा गया है। बिंदुसार ने दक्षिण में मैसूर तक राज्य का विस्तार किया। बिंदुसार के विदेशी राजाओं जैसे सीरिया के राजा एंटियोकस और मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय से भी संबंध थे। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह उभर रहे थे, जिसे दबाने में बिंदुसार का पुत्र सुसीन नाकाम रहा। उसके असफल होने पर बिंदुसार ने अपने दूसरे पुत्र अशोक, जो कि अवंती क्षेत्र का राज्यपाल था, उसे भेजा। अशोक ने विद्रोह को दबाकर अपनी काबिलियत दिखाई। बिंदुसार के बाद उत्तराधिकार के लिए उसके पुत्रों में लगभग 4 साल तक संघर्ष हुआ और आखिरकार अशोक 269 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठ गया। अशोक को अशोकवर्धन और देवनाम प्रिय के नाम से भी जाना जाता था। अशोक ने मौर्य साम्राज्य का और विस्तार किया। राजतरंगिणी के लेखक और कश्मीर के इतिहासकार कल्हड़ के मुताबिक अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की। लेकिन जब अशोक ने 265 ईसा पूर्व में कलिंग यानी आज के ओडिशा पर आक्रमण किया, तो भीषण नरसंहार में लाखों लोगों की मौत के बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया। माना जाता है कि इसके बाद वो उपगुप्त नाम के बौद्ध भिक्षु से मिले और बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। अशोक उसके बाद धम्म के प्रचार प्रसार में निकल पड़े। अशोक भारत का प्रथम सम्राट था जिसने अभिलेखों के जरिए जनता को संबोधित किया। इतिहासकारों का मानना है कि अशोक का धम्म सिर्फ बौद्ध धर्म नहीं, बल्कि कई धार्मिक शिक्षाओं का मिलाजुला स्वरूप था। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को दूर श्रीलंका भेजा। साथ ही उसने कई और लोगों को भी विदेशों में भेजा ताकि धम्म का प्रचार हो सके। उसने खुद भी धार्मिक यात्राएं की। इसके अलावा देश भर में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, जिनका काम धार्मिक शिक्षाओं का प्रसार करना था।
वैसे तो एशिया भर में शिलालेख, स्तंभलेख, गुहा विहार वगैरह से अशोक के बारे में जानकारियां मिलती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अशोक के 14 शिलालेख हैं, जिसमें पहले शिलालेख में पशु बलि पर रोक है। दूसरे शिलालेख में चोला, पांड्या समेत दक्षिण के कई राजवंशों के बारे में जानकारी है और साथ ही मनुष्यों और पशुओं की देखभाल के संबंध में भी इस शिलालेख में लिखा हुआ है। तीसरा शिलालेख उच्च अधिकारियों के हर 5 साल में राज्य भ्रमण के बारे में है। वहीं चौथा शिलालेख भेरी घोष की जगह धम्म घोष यानी तलवार की जगह धम्म के आधार पर शासन को बताता है। 5वें शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में है। छठा शिलालेख प्रशासनिक सुधारों का उल्लेख करता है। 7वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता, 8वें में अशोक की बोध गया यात्रा के बारे में और 9वें शिलालेख में उत्सव को फिजूल बताया गया है और धम्म पर जोर दिया गया है। 10वें और 11वें शिलालेख में भी अशोक के धम्म के बारे में और उसके तत्वों के बारे में बताया गया है। इसके अलावा 12वां शिलालेख भी धार्मिक सहिष्णुता पर जोर देता है। 13वां महत्वपूर्ण शिलालेख कलिंग के युद्ध के बाद धम्म के प्रचार के लिए विदेशों की यात्राओं के बारे में है। 14वां शिलालेख पहले 13 शिलालेखों का लगभग सार है। ये शिलालेख 8 स्थानों पर मिले हैं। वास्तव में अशोक अपनी उदारता के लिए देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आज भी प्रसिद्ध है, जिसने अपनी प्रजा को पुत्रवत स्नेह किया। इतिहासकार H.G. वेल्स ने लिखा है कि इतिहास में वर्णित हजारों राजाओं में देवनाम प्रियदर्शी अशोक दीप्यमान नक्षत्र की तरह चमक रहा है। अशोक के बाद उसके वंशज बृहद्रथ की 185 ईसा पूर्व में उसके ही मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना की। इसके साथ ही 322 बीसी में स्थापित मौर्य वंश 185 बीसी में खत्म हो गया। कई इतिहासकार मौर्यों के पतन का कारण अशोक की धार्मिक नीति को मानते हैं, वहीं कुछ आर्थिक संकट को भी इसकी वजह मानते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बाद भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई। ये इतिहास में पहला मौका था जिसमें पूरा भारत राजनीतिक तौर पर एकजुट रहा था। मौर्य साम्राज्य के प्रमाण पर्याप्त रूप से उपलब्ध हैं। साहित्यिक स्रोत में चाणक्य की लिखी राजनीतिक विषय पर बेहद अहम पुस्तक अर्थशास्त्र है। इसके अलावा मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भी उस समय के बारे में जानकारी मिलती है। मुद्रा राक्षस नाम का नाटक, जैन धर्म के और बौद्ध धर्म के ग्रंथों में भी मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा पुरातात्विक स्रोतों के जरिए कला, साहित्य, लिपि जैसी अहम जानकारियां मिलती हैं। सारनाथ के अशोक स्तंभ को ही हमारे राष्ट्र प्रतीक के तौर पर अपनाया गया है। अशोक के 14 शिलालेखों में उस दौर की जानकारियां मिलती हैं। इन शिलालेखों में लिखी ब्राह्मी खरोष्टी आदि लिपि को आधुनिक इतिहास में 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। सांची स्तूप भी अशोक की ही विरासत है। इसके अलावा मौर्य वंश का विशाल राजप्रसाद जो पाटलिपुत्र में था, उसके भी अवशेष मिले हैं। इतिहास की कड़ी में आगे बढ़ने से पहले मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी बेहद जरूरी है, क्योंकि मौर्य वंश की कई शिक्षाओं को भारतीय संविधान में भी अपनाया गया है। प्राचीन भारत के अगले एपिसोड में हम इसी पर बात करेंगे। मिलते हैं अगली कड़ी में। सभ्यता से लेकर आधुनिक भारत का इतिहास और भारतीय राजनीति और समसामयिक विषय देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें।